अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काजी फिरदौस बेगम सरफराज अली, मोहल्लेमा ज़िला परिषद उर्दू स्कूल सुगाव, तालुका अम्बाजोगई, ज़िला भीड़। आज हम पढ़ेंगे जमात पंजुम का तारीख़ का सबक, 5वां सबक पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंसान की पेशरफ्त, जिसमें 2 यूनिट हैं। 5.1 हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक, और 5.2 है तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान और तहजीब। गुज़िश्ता सबक में हमने मालूम किया था कि ऐब बंदर का इर्तक़ा होता गया और आखिरकार इब्तिदाई इंसान की तश्कील हुई। अगले मरहले में हम इब्तिदाई इंसान ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके हथियार बनाना शुरू किए, ये हम सीखेंगे। 5.1 है हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक। हुनरमंद इंसान अपने हाथों को हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान यानी हुनरमंद इंसान। सबसे पहले बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में तंजानिया और कीनिया, इन 2 मुल्कों के आसपास इस इंसान के मौजूद होने के सबूत दरियाफ्त हुए हैं। देखिए, ये पत्थर के इंसान की एक ख़याली तस्वीर है। उसके बाद ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में हुनरमंद इंसान ने तोड़ने के लिए पत्थर से बनाए हुए हथियार की ये एक तस्वीर है। इंसान की मौजूदगी के सबूत कहाँ दस्तयाब हुए हैं? अफ्रीका में, तंजानिया और कीनिया में दस्तयाब हुए हैं। उसकी खोज लगाने वाले साइंसदान लुई लेकी ने इसे होमो हैबिलिस नाम दिया, क्योंकि उसके बाक़ियात के साथ उसके बनाए हुए हथियार भी हाथ लगे हैं। लातिनी ज़बान में लफ्ज़ होमो का मतलब होता है इंसान, हैबिलिस का मतलब होता है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। हुनरमंद इंसान दोनों पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी नहीं थी, उसमें मामूली सा खम था, झुकाव था। उस इंसान का दिमाग जसामत में ऐब बंदर से बड़ा था, लेकिन उसके चेहरे और हाथों की खुसूसियात कुछ हद तक ऐब बंदर जैसी ही थी। हुनरमंद इंसान के बनाए हुए हथियार बड़े जानवरों के शिकार के लिए कारआमद नहीं थे। उनका इस्तेमाल वो सिर्फ गोश्त को खुरचने और हड्डी फोड़कर उसका गूदा हासिल करने के लिए ही कर सकता था। इसलिए अंदाज़ा होता है कि वो दूसरे जानवरों का शिकार का बचा कुचा गोश्त खाता होगा, छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता होगा, या फिर अपने खाने के लिए परिंदों का शिकार करके उनका इस्तेमाल करता होगा। अब उसके बाद है सीधी पश्त वाला इंसान। इंसान के अर्तक़ा में अहम मरहला सीधी पश्त वाला इंसान है। एरेक्टस का मतलब है सीधा खड़े होने वाला, इसलिए इसे होमो एरेक्टिस का नाम दिया गया। वो हुनरमंद इंसान के मुकाबले में ज़्यादा ज़हीन था और वो ग्रोह में रहता था। वो अकेला नहीं रहता था, बल्कि कैसा रहता था? ग्रोह में सबके साथ मिलजुल कर रहता था। जंगल में लगी हुई आग को देखकर इंसान आग से आगाह हुआ। सीधी पश्त वाले इंसान ने दरख्त की जलती हुई शाखें लाकर उसका इस्तेमाल करने का हुनर सीखा होगा। उसके ज़माने में ज़मीन का बड़ा हिस्सा बर्फीला था, इसलिए आब व हवा इंतहाई सर्द थी। इतने सर्द माहौल में ज़िंदा रहना उसके लिए कैसे मुमकिन हुआ होगा? महज आग का इस्तेमाल की वजह से। लेकिन वो आग पैदा करने के हुनर से वाकिफ़ नहीं था। सिर्फ जंगल में लगी हुई आग को वो देख सकता था। देखकर फिर बाद में वह आहिस्ता आहिस्ता उस हुनर से वाकिफ़ हुआ। उसके हथियार भी साबिक़ा हथियार के मुकाबले में बेहतर और सिडोल थे। सिडोल यानी अच्छे धब्बदार थे। वह दस्ती कुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाता था। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बर्र-ए-आज़म में सीधी पश्त वाले इंसान के बाक़ियात और उनके साथ बनाए हुए हथियार भी दस्तयाब हुए हैं। देखिए, ये एक तस्वीर है सीधे पश्त वाले इंसान की, ये एक ख़याली तस्वीर है। और उसने जो दस्ती कुल्हाड़ी और जैसे पत्थर के हथियार बनाकर इस्तेमाल करना सीखा था, वो ये हथियार की एक तस्वीर है। अब उसके बाद है ताकतवर इंसान। ताकतवर इंसान के इर्तिक़ा में बेहतरी का एक और मरहला यानी ताकतवर इंसान। वो तनुमंद था। उसके बाक़ियात सबसे पहले मुल्क जर्मनी में निएंडरथल में दस्तयाब हुए, इसलिए इसे निएंडरथल इंसान कहा जाता है। कौन से इंसान को? ताकतवर इंसान को क्या कहा जाता है? निएंडरथल कहा जाता है। वो सीधी पश्त वाले इंसान से ज़्यादा ज़हीन थे। कैसा था वो इंसान? जो सीधी पश्त वाला इंसान है, उससे भी ज़्यादा ज़हीन कौन सा इंसान था? ताकतवर इंसान था, और उसे ताकतवर इंसान को निएंडरथल के नाम से जाना जाता है। ताकतवर इंसान खुसूसन गारों में रहता था। वो गोल पत्थर और पत्थर को तराश कर निकाली गई परतों की मदद से मुख्तलिफ शक्लों के
हथियार बनाता था और उन्हीं लंबे हड्डियों और लकड़ी के डांडों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी वगैरह हथियार भी बनाता था। वो बड़े जानवरों का शिकार करता था। चमड़े में लगे हुए गोश्त को वो खुरच कर निकालने के लिए पत्थर की छेनी का इस्तेमाल करता था। कौन सा इंसान? ताकतवर इंसान। चमड़े के कपड़े का भी इस्तेमाल करता था। वो खुसूसन गोश्त खोर था। ज़्यादा करके वो क्या खाता था? गोश्त खाता था। वो आग पर अनाज को भून कर खाता था। जिस तरीके से हम अनाज की रोटी बनाकर खाते हैं, तब वो उसे नहीं मालूम था, इसलिए वो क्या करता था? अनाज को आग पर भून कर खाता था। सख्त लकड़ी वाली शाखों को रगड़कर या चकमाक को एक के ऊपर एक पटक कर निकलने वाली चिंगारी से वो आग पैदा करने का हुनर भी उसी ने सीख लिया था। ताकतवर इंसान ने ही सबसे पहले आग जलाना सीख लिया था। किस तरीके से आग जलाता था वो? लकड़ियों को एक दूसरे पर रगड़कर या फिर चकमाक के पत्थर को, गार के पत्थर को एक दूसरे पर पटक कर वो उससे निकलने वाली चिंगारी से क्या करता था? वो आग पैदा करता था। मुमकिन है उसने तख्लीकी हुनर में भी पेशरफ्त की हो। बाद साइंसदानों के ख्याल से वो फौरी ज़रूरत के तहत हलक से आवाज़ें निकालकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता होगा। लेकिन ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ताकतवर इंसान के पास अपनी बात को अल्फाज के ज़रिए अदा करने का कोई लिसानी निज़ाम मौजूद था या नहीं। सिर्फ वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालता था, लेकिन वो बात को अल्फाज में ज़ाहिर नहीं कर सकता था। ग्रोह के किसी फर्द के मरने पर वो उसे दफन करते वक्त ताकतवर इंसान क्या करता था? मुर्दे के साथ हथियार, जानवरों के सींग जैसी चीज़ें रख देता था। वो मुर्दा शख्स के जिस्म पर लाल रंग की मिट्टी मल देता था। इन बातों से मालूम होता है कि शायद उस ज़माने में मुर्दों को दफन करने की कोई रस्म मौजूद होती। जिस तरीके से आजकल इंतकाल होने पर हम मुख्तलिफ़ रसूमात अदा करते हैं, उसी तरीके से इन बातों से पता चलता है कि ताकतवर इंसान भी क्या करता था? मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उस मुर्दा जिस्म को दफन करता था। ज़माना गुजरने के बाद ताकतवर इंसान के बाज़ ग्रोह अफ्रीका से निकलकर बर-ए-आज़म यूरोप और एशिया तक पहुँच गए। यानी एशिया यानी हम जो बर-ए-आज़म में रहते हैं वो बर-ए-आज़म एशिया में, और वो वहाँ रहने लगे। ज़ाहिर है उन्हें मुख्तलिफ़ मौसमों का मुकाबला करना पड़ा। हम जानते हैं कि ज़मीन पर अलग अलग बर-ए-आज़मों में मौसम अलग अलग होता है, इसलिए जिस तरीके से इंसान अलग अलग ग्रोह में इधर उधर फैलने लगे तो उन्हें अलग अलग मौसमों का भी उन्हें मुकाबला करना पड़ा। ज़िंदा रहने और अनाज हासिल करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार करने पड़े, इसलिए उनके ज़माने में ज़िंदगी गुजारने के लिए दरकार हथियारों को बनाने और उनके इस्तेमाल करने में इस्लाह हुई। लेकिन ऐसा होने के लिए हज़ारों बरस का ज़माना गुजर गया। ताकतवर इंसान के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की याफ्ता इंसान को अक्लमंद इंसान के नाम से पहचाना जाता है। देखिए, ताकतवर इंसान के बाद कौन सा इंसान का तारुफ हुआ? अक्लमंद इंसान, जिसका तारुफ हम बाद में हासिल करेंगे। ताकतवर इंसान वो अक्लमंद इंसान कुछ ज़माने तक यूरोप में एक साथ रहते थे। अक्लमंद इंसानों के ग्रोह से तसादुम और माहौल की तब्दीलियों से मुताबिक पैदा ना कर सकना जैसी बास वजूहात की बिना पर ताकतवर इंसानों का वजूद ख़त्म हो गया। ताकतवर इंसान और अक्लमंद इंसान दोनों के ख़यालात अलग अलग होने की वजह से और क्या है, उनके माहौल में तब्दीली होने की वजह से वो एक दूसरे से मुताबिकत नहीं पैदा कर सके, और इसकी वजह से वो जो है कौन से ताकतवर इंसान का वजूद ख़त्म हो गया और फिर वहाँ से अक्लमंद इंसान का वजूद शुरू हो गया। माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि कार्बन 14 तरीक़े की बुनियाद पर कहा जाता है कि तकरीबन 30,000 साल पहले ताकतवर इंसान नापैद हो गए थे। आज से 30,000 साल पहले ये जो ताकतवर इंसान है वो पैदा होना बंद हो गए थे। अब अक्लमंद इंसान अपने से पहले किसी भी इंसान के मुकाबले में सोचने की ज़्यादा सलाहियत रखने वाले इंसान को हम क्या कहते हैं? अक्लमंद इंसान, यानी उसे ही हमें अक्लमंद इंसान कहा गया। इसे ही होमो स्पेंजिस कहा जाता है। स्पेंजिस का मतलब है अक्लमंद। इसे यूरोप में क्रोमिनान के नाम से याद किया जाता है। अक्लमंद इंसान की बाक़ियात बर-ए-आज़म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में दस्तयाब हुए हैं। वो अपने कामों की ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार और औजार बनाता था। इस मकसद के लिए वो पत्थर का छोटा सा फल हड्डी या लकड़ी के खांचे में बिठा देता था। शिकार करने के लिए क्या करता था? वो अपने हथियार के सामने छोटा सा फल या हड्डी का टुकड़ा लगा देता था, जिसकी वजह से जानवर उसकी तरफ आते थे और वो इस तरीके से वो उन्हें पकड़ कर
अपनी ज़रूरत को उसकी ज़रूरत के लिहाज से उसका इस्तेमाल करता था। देखिए, इस तरीक़े से यह अक्लमंद इंसान की एक ख़याली तस्वीर है। इर्तिक़ा के अमल में अक्लमंद इंसान के अज़लात बोलने की सलाहियत पर कुदरत पा चुके थे। अक्लमंद इंसान अच्छी तरीक़े से बात करना शुरू कर दिया था। वो आवाज़ की नज़ाकत के साथ मुख्तलिफ़ तलफ़ुज़ को अदा करने के काबिल बन गया था। उसके जबड़ों और मुँह के तमाम अंदरूनी अज़ालात की नशोनुमा भी हो चुकी थी। उसकी ज़बान भी लचकदार बन गई थी, इसलिए वो मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकाल कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें ढाल सकता था। वो नज़र आने वाली चीज़ों को समझते हुए उन्हें और अपने दिली जज्बात को क़ुव्वत तख़य्युल की बुनियाद पर लफ्ज़ों में बयान कर सकता था। यानी वो किसी भी चीज़ को देखकर अपनी ज़बान से उसका नाम बता सकता था या उसके लफ्ज़ों में उसे बयान कर सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि वह अपनी बातों का इजहार करने के लिए अक्लमंद इंसान के पास ज़बान का मखसूस निज़ाम मौजूद था। वो ज़ाती मुशाहिदे और क़ुव्वत तख़य्युल की बुनियाद पर तस्वीरें भी बनाने लगा था। वो फ़नकारा चीज़ें भी बनाने लगा था, इसलिए अक्लमंद इंसान और गौर करने वाले इंसान नाम दिया गया। इसलिए उसे कौन सा नाम दिया गया? अक्लमंद इंसान और गौर करने वाला इंसान। क्यों इसलिए नाम दिया गया? क्योंकि वो अपने ख़यालात की बुनियाद पर क्या करता था? तस्वीरें भी बनाता था और फ़नकाराना चीज़ें भी बनाने लगा था। देखिए, ये गार में बनी हुई कुछ तस्वीरें हैं जो अक्लमंद इंसान अपने हाथों से बनाता था। अब 5.2 है तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान और उसकी तहजीब। तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान। अक्लमंद इंसान की गौर व फिक्र करने की सलाहियत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ और उसे तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान का नाम दिया गया। इसे ही होमो स्पेंजिस कहा जाता है। इसकी ज़हनी सलाहियत और तफ़हीमी सलाहियत मुसलसिल बढ़ती गई। तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान ही जदीद इंसान है, यानी कि वो हम लोग हैं। जदीद इंसान अपनी शक्ल व शबाहत, सेहत से मुतालिक खुसूसियात में अपने पुरखों से मुशाबहत रखता है, यानी अपने बुज़ुर्गों से मुशाबहत रखता है। इन पहलुओं को मौरूसी खुसूसियात कहते हैं। मौरूसी खुसूसियात का मुताला करने वाले साइंस को जीनियात कहते हैं। यानी जो हमारे अंदर बुज़ुर्गों की जो खुसूसियात आई हैं, जो मौजूद हैं, उसे हम कौन से खुसूसियात कहते हैं? मौरूसी खुसूसियात। और जो इन मौरूसी खुसूसियात का मुताला करता है उस साइंस को हम जीनियात या जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स साइंस की तहक़ीक़ात की बुनियाद पर जदीद इंसान में ताकतवर इंसान की बाज़ अलामात की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। इसलिए कहा जा सकता है कि ताकतवर इंसान और अक्लमंद इंसान दोनों जदीद इंसान के मौरिस या पुरखे थे, यानी उन्हीं की हम क्या है आगे चलने वाली नस्ल हैं। तकरीबन 11,000 क़ब्ल मसीह से 10,000 क़ब्ल मसीह के आसपास जदीद इंसान ने मवेशी पालने और काश्तकारी की तकनीक को बेहतर बनाया। इसके पास तरक्की याफ्ता गौर व फिक्र की सलाहियत भी मौजूद थी, जिसकी वजह से तकनीकी इल्म में इस्लाह और बेहतरी की रफ्तार मुसलसिल बढ़ती गई और वह ज़्यादा सकूनत पजीरी की ज़िंदगी गुजारने लगा, यानी एक जगह टिक कर रहने लगा। क्या की वजह से? वह तकनीकी इल्म में उसका इजाफ़ा हुआ और वह मुख्तलिफ़ चीज़ें और काश्तकारी यानी खेती करने के बहुत से तरीक़े वो जान गया। खेतों में अनाज की पैदावार की वजह से उसकी ग़िज़ा में निशास्ता आमेज़ अज्जा शामिल हुए। यानी जब अनाज उगाता था तो हम जानते हैं कि अनाज में ग़िज़ा निशास्ता होता है, निशास्ता आमेज़ अज्जा होते हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ा में कार्बन का तनासुब बढ़ गया। ग़िज़ा में कार्बन का तनासुब बढ़ गया। तर्ज़ ज़िंदगी और ग़िज़ाई आदतों में उन तब्दीलियों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसकी पहले जैसी भारी भरकम जसामत बदल गई और उसके चेहरे मोहरे में भी तब्दीली आ गई। ग़िज़ा में बदल होने की वजह से जो भारी भरकम उसका जिसामत दिखता था, जो बहुत बड़ा डील डौल वाला नज़र आता था, वो बदल गई और उसके चेहरे भी पहले की से ज़रा मुख्तलिफ हो गया और उसमें बदल आता गया। इंसान नुमा बंदर से शुरू होने वाली इंसान तारीख़ की पेश रफ्त को मुख्तलिफ मराहिल में तकसीम किया गया है। हम आइंदा असबाक में इन मराहिल की बुनियाद पर इंसानी तहज़ीब के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करेंगे। पेश रफ्त यानी इंसान के आगे बढ़ने को हम बाद में क्या करेंगे? उन्हीं मराहिल की बुनियाद पर इंसानी तहज़ीब के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करेंगे। देखिए, इसमें एक जदवल दी हुई है। इस जदवल को देखकर हमें क्या करना है कि इंसान के जो पेश रफ्त है, यानी उसके जो बदल होता गया उसके इसमें, और उसको कौन कौन से नाम दिए गए, उन नामों का इस जदवल में दिए गए हैं, तो हमें उसे ढूंढ कर क्या करना है? उन्हें लिखना है।
तो देखिए यहाँ पे होमो हेबिलिस, फिर उसके बाद है दस्ती कुल्हाड़ी, जीनियात गारों में, और क्रोमिनान। इस तरीके के मुख्तलिफ अल्फाज यहाँ पर हमें तलाश करना है और अपने बयाज में लिखना है। देखिए पहली जो खाली जगह है, हुनरमंद इंसान को साइंसदान लुई लेकेस ने कौन सा नाम दिया था? होमो हेबिलिस का नाम दिया। नंबर 2 है, लातिनी ज़बान में लफ्ज़ होमो का मतलब क्या होता है? इंसान। एरेक्टिस का मतलब होता है सीधा खड़े होने वाला। और जंगल में लगी हुई आग को देखकर किसने आग से आगा हुआ? कौन आगा हुआ? इंसान। 5वां है, सीधी पश्त वाले इंसान ने दस्ती कुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाना सीख गया था, वो बनाता था। 6वां है, ताकतवर इंसान खुसूसन गारों में रहता था। स्पेंजिस का मतलब है अक्लमंद। अक्लमंद इंसान को यूरोप में क्या कहा जाता है? क्रोमिनान के नाम से पहचाना जाता है। मौरूसी खुसूसियात का मुताला करने वाले साइंस को जीनियात कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। अक्लमंद इंसान तख़य्युल की बुनियाद पर क्या बनाने लगा? तस्वीरें बनाने लगा। अब इसमें एक सरगर्मी दी हुई है, ये सरगर्मी हमें आपने खुद से हल करना है और उसकी जो है जदवल बनाकर कापी में लिखकर ग्रुप पर सेंड करना है। हुनरमंद इंसान से लेकर तरक्की याफ्ता अक्लमंद इंसान के मुख्तलिफ मराहिल में तरक्की की, इन तमाम मराहिल में होने वाली तरक्की का तकाबिली जदवल बनाइए। यानी किस तरीके से पहले हुनरमंद इंसान हुआ, उसके बाद ताकतवर इंसान हुआ, उसके बाद अक्लमंद इंसान, उसके बाद हुनरमंद, जो भी मुख्तलिफ उसके मराहिल हैं वो उसका हमें तकाबुली जदवल बनाना है और उसे अपने कापी में लिखना है। इस तरीके से ये हमारा सबक, आज का सबक ख़त्म हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहन में रखिए और अपने सवालात के जवाबात लिख कर ग्रुप पर सेंड कीजिए। शुक्रिया।